अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एडवांस ऑडिटिंग के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सिमा बकरम। हमारे साथ मज़हर रशीद साहब मौजूद हैं जो कि ऑडिट स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे यूनिट 6 के प्रोग्राम 3 ऑडिट एविडेंस के मुतालिक बात करेंगे। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से आपकी बहुत सी क्यूरीज ऑडिट एविडेंस के मुतालिक ज़रूर एड्रेस हो जाएंगी। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद वो हर चीज़ है। जब आप कोई भी काम करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसे खर्च करते हैं, कहीं से आपको पैसे आते हैं तो आप अपने पास लिखते हैं। हर जो भी चीज़ आपने ट्रांजैक्शन की है जिसके अंदर कुछ मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, यानी मॉनेटरी वैल्यू से मुराद जिसके अंदर आपकी पैसा इन्वॉल्व है, उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारे का सारा हम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहते हैं। अगर हम ऑडिट के हिसाब से देखें तो आपने जितनी भी, यानी कि जो भी आपकी शुरू की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनिशियल ट्रांजैक्शंस मींस कि आपने जो वाउचर्स बनाए, कोई आपके पास इनवॉइसेस आई, वो आपने सारी अपने पास रखनी है। फिर आपके पास उसके बाद जब हम इनिशियल इनवॉइसेस आपके पास आ जाती है, फिर हम उनको लेजर्स में डालते हैं, मेन लेजर के अंदर और सब्सिडरी लेजर्स के अंदर। तो लेजर्स का रिकॉर्ड भी रखना है, प्लस तीसरी चीज़ आपके पास होती है कि जिसके अंदर आप अपनी डिफरेंट वर्किंग्स करते हैं, आप अपनी प्रोजेक्शंस बनाते हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। सही। सर, ऑडिट एविडेंस क्या होता है? देखिए, जब भी मैंने किसी जगह ऑडिट करने जाना है तो मैंने उसके ऊपर एक ओपिनियन करना है कि जी ये चीज़ ठीक है, नहीं ठीक। अब उस चीज़ की जो ओपिनियन मैंने बनानी है, जो डिसीजन करना है, अब लाजमी बात है कि उस डिसीजन के पीछे मेरे पास कोई बेस होनी चाहिए। मैं कोई रिकॉर्ड्स चेक करूँगा, मैं कुछ चीज़ें चेक करूँगा। अब वो जो चीज़ें चेक करूँगा उसको हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं कि जी उन एविडेंसेस की बेस पे मेरा डिसीजन बनेगा। मसलन एक बंदा कहता है जी हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब उसने कह दिया, मैं सिर्फ उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता, बल्कि मैं उसे कहूँगा इस तरह करें, आपने जो गाड़ी ख़रीदी है उसका जो आपके पास परचेज एग्रीमेंट है, जो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र की है वो मुझे दे दें। आपकी जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बुक कहते हैं गाड़ी की, वो मुझे दे दें। गाड़ी फिज़िकली मुझे चेक करा दें। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है मेरी ऑडिट एविडेंस का रिकॉर्ड बनेगी। इसी तरह से अगर मैं सेल्स की बात करूँ, कि बंदा कहता है जी मैंने 1 करोड़ की सेल्स की हैं, तो मैं उसकी पहले तो उठाऊँगा कि उसके पास ऑर्डर्स आए थे, क्या उसके पास प्रोडक्शन थी इस चीज़ की। अगर ऑर्डर्स आए थे तो मैं उसकी वर्किंग बनाऊंगा कि जी अगर उसके पास ऑर्डर्स आए थे, उसने वाकई ये सेल की हैं, क्या इसके पास इसके डिस्पैच ऑर्डर्स हैं, क्या कस्टमर से इसके पास पेमेंट आई है। तो ये सारी चीज़ें मिलके मुझे एक ऑडिट एविडेंस बना के देंगी कि जिसकी बेस पे आप अपना डिसीजन बना सकते। थैंक यू। और सर, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होता है? देखिए, ये 2 चीज़ें हैं कि अब मैं ऑडिट एविडेंस लेने जा रहा हूँ। अब ऑडिट एविडेंस जो है, ये नहीं है कि जी मुझे उसने कहा जी मेरे पास 1000 गाड़ियाँ हैं, मैंने एक गाड़ी सिर्फ चेक की, मैंने कहा यार ये तो ठीक है। सफिशिएंसी से मुराद ये है कि मैंने, अब होता ये है ऑडिट के अंदर, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि ऑडिट के अंदर आप 100% चीज़ें वेरीफाई नहीं करते। आप कुछ एक सैंपल उठाते हैं पॉपुलेशन का, उसकी बेस पे आप पूरी पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो उसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। अब मैं 1000 गाड़ियों का अगर फ्लीट है तो उसमें से 1-2 गाड़ियां चेक करके अपनी एविडेंस नहीं बना सकता कि जी इस एंटिटी की जो गाड़ियों का रिकॉर्ड है वो ठीक है कि नहीं है। तो मैं उसके अंदर कम से कम को 300-400 गाड़ियां एटलीस्ट चेक करूंगा। अगर उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं अपनी कंक्लूजन कर सकता हूं कि जी ये ठीक है या गलत है। तो ये सफिशिएंसी से मुराद ये है कि जी उसकी जो आपकी एविडेंस है उसकी क्वांटिटी कितनी है, आप कितनी, आपने जो अपना सैंपल उठाया है क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। आपका सैंपल इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे आपकी पॉपुलेशन का पूरे का कंक्लूजन होना चाहिए, ये सफिशिएंसी है। सही। और सर, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होती है? देखिए, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आपकी एविडेंस का। आपकी जो एविडेंस होती है उसकी 2 क्वालिटीज़ होती हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट हमने देखा कि वो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस है। अप्रोप्रिएटनेस जो है ये आपकी क्वालिटी ऑफ एविडेंस होती है कि जी मैंने जो चीज़ मांगी थी क्या वही मुझे मिली है। वो कहते हैं जी हमारे पास 1000 गाड़ियों का फ्लीट है, जी ठीक है,
दैट्स गुड। आप इस तरह करें, मुझे उसमें से जो गाड़ियाँ आपकी हैं उनकी मुझे ये 500 गाड़ियों की जो आपकी परचेज एग्रीमेंट है वो दे दें, इनकी रजिस्ट्रेशन बुक दे दें आप मुझे, अगर तो रजिस्ट्रेशन। अब वो कहते हैं नहीं जी गाड़ियाँ हमारी हैं, तो पिछले साल हमारी थी। नो, मुझे पिछले साल से ताल्लुक नहीं, मैं इस साल पूछ रहा हूँ कि इस साल में क्या वो आपकी गाड़ी है, ठीक है। या वो कहते हैं जी हमारी सेल, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपकी सेल्स क्यों, आप अपनी सेल्स वेरीफाई करवाएं। वो कहते हैं जी 2017 की वेरीफाई कर लें, 2018-19 की तो हम अभी नहीं आपको दे सकते। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं अगर 2018-19 का ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो डेटा होना चाहिए वो भी 18-19 का होना चाहिए। अब कोई बंदा कहे जी 2012 के अंदर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हमारा 400% प्रॉफिट था, हमारी सेल्स की ग्रोथ 500% थी, भाई वो 2012 से रिलेटेड है, वो अब अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। सफिशेंसी जो है ये आपकी क्वांटिटी होती है और जो अप्रोप्रिएट है ये आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस होती है। सही। और सर ऑडिटर के पास कितने टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं कि वो ऑडिट एविडेंस हासिल कर सकें? देखिए, जब हम फुल स्कोप ऑडिट की बात करते हैं ना, तो ऑडिटर का ये राइट होता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन पे है कि वो कितने प्रोसीजर्स लगाता है। वो एक प्रोसीजर से भी सेटिस्फाई हो सकता है, वो एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स के ऊपर भी सेटिस्फाई हो सकता है। अब लिस्ट है कुछ प्रोसीजर्स की कि ये वो कर सकता है, अब लाजमी नहीं है कि वो सारे करे या वो एक करे या एक से ज़्यादा करे, ये ऑडिटर की अपनी जजमेंट होती है। उनमें जो सबसे पहला होता है वो होता है इंस्पेक्शन। ये एक वैसे भी ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई बंदा आपको आके कहता है कि जी हमारे पास इतना ज़्यादा जो है वो रॉ मटेरियल पड़ा है, तो आपके लिए बेहतर है कि बीइंग ऑडिटर आप जाके उसकी मेजरमेंट करें, फिजिकल इंस्पेक्शन करें उसकी। एक बंदा कहता है जी हमारे पास 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है खड़ी होंगी, क्या वो गाड़ियाँ चलती भी हैं, क्या वो इस काम है कि आपके वो बिजनेस में काम आ सकें। आपको उन्होंने कह दिया जी हमारे पास इतनी मशीन्स हैं, मशीन्स होंगी, क्या वो मशीन्स चलती हैं, ये आपकी फिजिकल इंस्पेक्शन है कि जिसमें आपने उनको जाके देख लिया चीज़ों को, क्या वो काम कर रही हैं नहीं कर रही। सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं, उससे हम गुजारा नहीं करते। ये आपका पहला प्रोसीजर होता है कि आप फिजिकली जाके अपनी रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब इंस्पेक्शन तो आपने कर ली, उन्होंने कहा कि जी हम ये काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि आप उस चीज़ को साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि जी क्या इन्होंने जो हमें प्रोसीजर्स बताए थे, जो सेट पैटर्न्स हैं, जो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या काम उसी कंट्रोल के हिसाब से हो रहा है। जिस तरह से कहा गया है कि जी इसकी अप्रूवल फलां बंदा देगा, इसकी अप्रूवल फलां बंदा देगा, तब जाके ये काम एग्जीक्यूट होगा, क्या उसी पैटर्न में काम चला है या कि उन चीज़ों को इन्होंने बाईपास किया। तो ये आपने सर पे नहीं खड़ा होना, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है कि जी इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर तीसरा जो आपके पास प्रोसीजर होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको थर्ड पार्टीज़ के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है बीइंग ऑडिटर। मसलन आपका कस्टमर कहता है कि जी मेरा 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, वो एक फलां बंदे के पास पड़ी है। अब इसने कह दिया पड़ी है, इसके रिकॉर्ड्स में भी है। आप उस फलां बंदे को कांटेक्ट करें, उससे पूछें कि जी क्या वाकई जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है जिसकी वैल्यू 10 लाख है वो क्या इसी बंदे की है। अगर तो वो यस कर देता है तो इट मीन्स कि तीसरे बंदे ने आपको बताया है कि जी वाकई ये इसकी है, तो फिर तो आप उसको अपने पास आपके पास वेरीफाई होगा। इसी तरह से आपका कस्टमर कहता है जी मैंने फलां बंदे से 2 करोड़ रुपया लेना है, आपके रिकॉर्ड्स में है कि जी सेल भी हुई, ये सब कुछ हुई है, लेकिन सेल फेक भी तो रिकॉर्ड की जा सकती है, इसलिए कि जी हमारी जो है सेल्स रिजल्ट्स अच्छे हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप उस कस्टमर से पूछेंगे कि जी आपके रिकॉर्ड्स में क्या ये पेएबल आ रहा है, क्योंकि अगर इस बंदे ने, आपके क्लाइंट ने उसको सेल किया तो इसका मतलब उसने परचेज की है, इसका रिसीवेबल है तो उसका पेएबल है, क्या उसके पास वो अमाउंट पेएबल आ रही है। अगर वो उसके पास पेएबल आ रही होगी वो आपको कंफर्म कर देगा, अगर उसके पास पेएबल नहीं आ रहा तो वो आपको जवाब दे देगा कि जी ये मैंने तो पैसे नहीं देने इनके। तो ये तीसरी चीज़ होती है थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस, जिसमें हम थर्ड पार्टीज़ को कांटेक्ट करते हैं फॉर द ऑडिट पर्पस कि जी हमारे क्लाइंट के अकाउंट्स में ये बैलेंसेस आ रहे हैं आपकी तरफ, क्या ये आप इसको एग्री करते हैं। अच्छा, फिर आ जाती है रिकैलकुलेशंस। अब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड
कैलकुलेशंस होती हैं क्लाइंट की तरफ से, मसलन डेप्रिसिएशन की है, वारंटीज़ की है, लोन्स की है, डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं जो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, जिसमें प्रोजेक्शंस भी लगी होती हैं, फ्यूचर फ्लोज भी देखे हुए होते हैं। अब होता यह है कि हो सकता है कि क्लाइंट ने एक शीट बनाई, उसने अपने रिजल्ट्स को अपने हिसाब से करने के लिए वो दरमियान में उस शीट को मैनिपुलेट कर दे। आपको उसने एक एक्सेल की शीट दे दी जिसके अंदर 4 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर उसने मैनुअली फिगर्स पुट की हुई हैं, बाकी सारी जगहों पे उसने जो है फार्मूलाज लगाए हुए हैं। अब वो 4 वैल्यूज़ उसने अपनी मर्जी की डाली हुई कि जो एंड रिजल्ट है वो क्लाइंट की मर्जी का आ रहा है। तो उसका हल क्या है कि आप जो उसके मेन पैरामीटर्स है उठा के खुद कैलकुलेशन करके उसके साथ रिकॉन्साइल कर सकते हैं कि जी क्या मेरी रिकॉन्सिलिएशन, मेरी कैलकुलेशन और क्लाइंट की कैलकुलेशन आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही। फिर इसी तरह से जिस तरह रीकैलकुलेशन होती है, इसी तरह से रीपरफॉर्मेंस भी होती है। रीपरफॉर्मेंस में क्या है कि जी आप जो क्लाइंट एक प्रोसीजर करता है, क्लाइंट कहता है जी हम ये पूरा एक प्रोसीजर है हमारी परचेजेस का, उस पूरे प्रोसेस को आप खुद भी परफॉर्म करते हैं। आपका बंदा जाता है, वो देखता है कि जी आपने परचेज ऑर्डर कैसे तैयार किया, परचेज ऑर्डर अप्रूव कैसे हुआ, वेयर हाउस वाले ने उसके अंदर क्या देखा, वो सारी चीज़ें देख, ठीक है। तो री परफॉर्मेंस भी वो चेक करता है। फिर अगली चीज़ जो आ जाती है कि जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर आप जो है देखते हैं कि जी रेशियो एनालिसिस क्या है, आपके क्लाइंट के ट्रेंड्स क्या हैं। मसलन एक बंदा कहता है जी मैंने इस साल मेरी सेल्स 40% ग्रो हुई है, दैट्स गुड। आप उसका ट्रेंड देखें कि यार क्या सिर्फ इसकी 40% ग्रो हुई है या इंडस्ट्री में जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनकी भी सेल ग्रोथ हुई है। अब अगर सारी इंडस्ट्री जो है लॉस में जा रही है तो आपका क्लाइंट कैसे उसको ग्रोथ में जा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से क्या 40% अगर सेल ग्रो हुई है तो पीछे परचेज कितनी ग्रो हुई है? क्योंकि अगर आपकी सेल ग्रो हो रही तो इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट आपकी प्रोडक्शन, परचेज, सारी चीज़ों पे आना चाहिए। अगर वो कहता है जी मेरी प्रोडक्शन जो है वो तो नहीं इंक्रीज हुई, सेल इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसने किसी न किसी जगह उसके अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट किया हुआ। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं। फिर आप क्लाइंट के मुख्तलिफ लोगों के साथ इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आप फाइनेंस के लोगों से, प्रोडक्शन के लोगों से कि जी कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, फलां की चीज़ क्यों हो रही है, आप लोगों से मिलते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स आप 1 by 1 एक से ज़्यादा प्रोसीजर भी किसी एक एविडेंस के लिए कर सकते हैं और एक प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन से प्रोसीजर देखे हैं? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, फिर उसके बाद हमने देखा एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी। सही। और सर ऑडिटर किस किस्म की इंफॉर्मेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस इस्तेमाल कर सकता है? देखिए इसमें जो वो क्वालिटीज़ कहता है वो कहता है जी कि योर इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंसी से मुराद ये है, मैं आपसे कहता हूं कि जी मुझे सेल्स का रिकॉर्ड दें, आपका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। वो कहते हैं जी हमने इस बार चंदा बहुत दिया, ठीक है। या मैं उन्हें कहता हूं कि जी आपने ये गाड़ियां खरीदी अपनी कंपनी के लिए, मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। वो कहते हैं नहीं जी वो हमारा फलां जो ड्राइवर है ना गाड़ी बहुत तेज भगाता है। इट्स नॉट अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। या मैं उनसे रिकॉर्ड 2018 का मांग रहा हूं, वो मुझे कहते हैं 2017 का रिकॉर्ड ले लो। रेलेवेंट ये है कि जी जो चीज मैंने मांगी है बीइंग एन ऑडिटर मुझे वो मिलनी चाहिए। मुझे क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि जी आपको हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप ये उसके बदले में ये इंफॉर्मेशन ले लो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मैं उन्हें कहता हूं कि जी ये अप्रूवल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। अब वो बजाय उसका जस्टिफाइड आंसर देने को कहते हैं जी आप इस डॉक्यूमेंट को छोड़ें, आप ये डॉक्यूमेंट रख लें। इट्स नॉट अ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ये है कि जी जो मेरी एविडेंस को सपोर्ट करता है। फिर दूसरी चीज क्या है? रिलायबल। अब ये भी इसकी एविडेंस की क्वालिटी है कि जी आपकी एविडेंस रिलायबल होनी चाहिए। अब मुझे अगर फेक डॉक्यूमेंट दे दिया जाए या मुझे फोटोकॉपी पकड़ा दी जाए या एक कटा फटा जिसके ऊपर 1000 बार कटिंग हुई हो,
आपने उसके ऊपर बार बार काट के वैल्यूज़ लिखी हूँ, तो वो मेरे लिए रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो मुझे एज एन ऑडिटर जो एविडेंस चाहिए, रेलेवेंट चाहिए। रेलेवेंट से मुराद कि जो मेरी एविडेंस को सपोर्ट करे। ये नहीं है कि मैं उसके नीचे वो मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उठा के ले आए, जी हमने इस साल 5,000 बंदों को खाना खिलाया, 2,000 बंदों को कपड़े दिए, फलां किया, ये किया। उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे ये कंसर्न है एज एन ऑडिटर कि जी आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्या आ रहा है और आपकी बैलेंस शीट में क्या आ रहा है। दूसरी चीज़ कि आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या है कि जी आपकी जो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। उसके अंदर फेक इनवाइसेस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। सही। सर, ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है ऑडिट एविडेंस के लिए, वो किन केसेस में ज़्यादा रिलायबल होती है और किन केसेस में कम रिलायबल होती है? अच्छा, ऑडिट एविडेंस कब रिलायबल है और कब रिलायबल नहीं है, ये टोटली जजमेंट है ऑडिटर की कि वो किस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा रिलायबल समझता है, कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जी इन सिनारियोज में इंफॉर्मेशन रिलायबल ज़्यादा हो सकती है एज़ कंपेयर टू दिस। मसलन वो कहते हैं जी कि आपको अगर कोई थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिले वो ज़्यादा रिलायबल होती है। मसलन आपको स्टॉक एक्सचेंज से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, आपको SECP से कोई इन्फॉर्मेशन आई है कंपनी के बारे में, वो ज़्यादा रिलायबल होगी। स्टॉक एक्सचेंज में पता चल रहा है कि जी कंपनी का शेयर डाउन हो रहा है और कंपनी कह रही है कि जी हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल सकती। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी अगर आउटर आपको अदर देन कंपनी मिलती है तो वो ज़्यादा रिलायबल होती है। ठीक है, अगर कंपनी इंटरनली, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनली को इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कंपनी की अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा रिलायबल होती है, लेकिन ये उसी वक्त होता है जब एंटिटी की अपने जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंटिटी अपने कंट्रोल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होगी एज कंपेयर टू आउटर वर्ल्ड। फिर इसी तरह से वो एविडेंस जो ऑडिटर खुद ऑब्टेन करता है, मसलन उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है 1000 गाड़ियाँ हैं, ऑडिटर ने उनका फिजिकल काउंट कर लिया और उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना रॉ मटेरियल पड़ा है, इतने 1000 बेल्स पड़ी हैं कॉटन की, लेट्स सपोज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑडिटर ने जाके उनको काउंट कर लिया। वो किसी स्टील में है तो कहते हैं जी इतने टन हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल पड़ा, आपने उसको रॉ मटेरियल को चेक कर लिया। अब जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले ली, ये ज़्यादा जो भी एविडेंस आएगी ये ज़्यादा रिलायबल होगी एज कंपेयर टू क्लाइंट। फिर इसी तरह से अगर आप किसी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो आपको रिटर्न देता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होती है। वर्बल एविडेंस जो है वो रिलायबल नहीं होती। आपको उस बंदे ने कहा जी कि हमारी इस बार लेट्स सपोज जी 2 लाख यूनिट सेल हुए, वर्बल उसने कहा। आपने जब अकाउंट्स में देखा तो वो 50,000 यूनिट्स हुए थे, तो आप अगर उसके पास जाएं दोबारा उसे कहें सर आपने तो मुझे 2 लाख कहे थे, वो कहेंगे यार मुझसे गलती होगी। लेकिन अगर वो आपको लिख के दे दे कि जी हमने 2 लाख यूनिट्स सेल किए हैं, अकाउंट्स में 50,000 आ रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ जब बात करेंगे तो वो बंदा जो है वो कतराएगा या वो अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश। इसलिए जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो यानी पेपर पे लिखी हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, आपको ईमेल कर दें, वो ज़्यादा रिलायबल होती है। फिर इसी तरह से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू फोटोकॉपीज़। फोटोकॉपी को तो आप किसी भी टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक फ़ोटोकॉपी बनाई, उसके बाद उसको फोटोशॉप में डालें, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करके फिर उसको निकाल दें, क्योंकि उसके हर पेज पे तो साइन किए होते हैं। इसलिए ऑडिटर क्या करता है कि वो उसके पास जो कॉपी दी जाती है उसको एक बार ओरिजिनल्स के साथ कंपेयर करता है कि दोनों क्या एक ही हैं या नहीं है, फिर वो उसको रिलायबल करता है। सर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है? देखिए, होता ये है कि जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की होती हैं, जहाँ पे ऑडिटर का अपना एक्सपीरियंस नहीं होता। मसलन कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, लॉ सूट है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। अब ऑडिटर खुद अजम्पशन नहीं बना सकता
कि जी ये जो लॉ सूट है ये क्या डिसाइड होगा, कंपनी की फेवर में होगा या कंपनी के अगेंस्ट होगा, तो उसके लिए लाजमी बात है कि उसको कोई एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। तो वो एक्सपर्ट कौन होगा? लॉयर होगा। इसी तरह से अगर आपने कंपनी की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कंस्ट्रक्शन को वैल्यू करवाना है कि जी कितने % कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए लाजमी बात है कोई सिविल इंजीनियर आएगा, वो आपको बताएगा कि जी ये इतने % हो चुका है, अगले 1 साल के अंदर इतना हो जाएगा। तो अब एक्सपर्ट वो बंदा होता है जो अदर देन ऑडिटर होगा, ठीक है, वो ऑडिटर नहीं होता। वो ऑडिटर उसको हायर जरूर कर सकता है, उससे रिपोर्ट मांग सकता है, उसकी ओपिनियन ले सकता है, लेकिन उसकी ओपिनियन के ऊपर अपनी ओपिनियन बनाएगा। तो इसका मतलब यह हो कि एक्सपर्ट ऑडिटर के अलावा अगर कोई बंदा होगा जो ऑडिट के अंदर यूज किया जाएगा, जिसका जो एक्सपीरियंस है, जिसका नॉलेज अदर देन अकाउंटिंग है, ठीक है, तो उसको हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं। सही। और सर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को एज एन ऑडिट एविडेंस इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर वो उसने अपने एक्सपर्ट किसी बंदे को हायर करना है एक्सपर्ट, तो उसके अंदर वो 3-4 चीज़ें देखेगा। सबसे पहले देखेगा उसकी कॉम्पिटेंस। ठीक, कॉम्पिटेंस से मुराद ये है कि क्या उसके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। मसलन लॉयर है तो क्या वो उस वकील के पास बार काउंसिल का लाइसेंस है, या वैसे ही आपने एक बंदे को कहा, उसने कहा जी मैं लॉयर हूँ, आपने चुप करके उसको हायर कर लिया। या इंजीनियर है, क्या वाकई वो इंजीनियर है, क्या उसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, क्या उसके पास वैल्यूएशन की सर्टिफिकेट्स हैं। पहली चीज़ क्या है? कॉम्पिटेंस, कि वो बंदा क्या अपनी फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी ये है कि क्या इस बंदे ने इस तरह के केसेस पहले डिसाइड किए हुए। अब अगर लेट्स सपोज एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आपने एक बिल्कुल फ्रेश लॉयर को पूछा कि जी इसके ऊपर ओपिनियन दो, तो वो ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, वो कॉम्पिटेंट तो है कि वो बंदा, उसके पास सर्टिफिकेट है लॉ का, बार काउंसिल का मेंबर है, लेकिन वो कैपेबल नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी एक्सपर्टी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को डिस्कस कर सके। तो उसके लिए लाजमी बात है कि आपको कोई हायर लेवल का इंजीनियर देखना होगा। अब अगर आप एक बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप फ्रेश क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर को नहीं कह सकते कि इसका हमें आप एस्टिमेट बना के दें। उसके लिए लाजमी आपको कोई सीनियर बंदा हायर करना पड़ेगा। तो आपने कॉम्पिटेंस भी उसकी चेक करनी है, आपने उसकी कैपेबिलिटी भी चेक करनी है। फिर जो चीज़ आ जाती है, आपने उसको बताना है कि भाई मैं आपसे काम करवाना क्या चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपसे। आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि जी आपसे जो हमने चीज़ें हायर करवानी है उसका ऑब्जेक्टिव ये है। फिर आप उस बंदे के साथ रिटन एग्री हो, अंडरस्टैंडिंग ले कि जी तुम ये काम कैसे करोगे और इसकी एक्सपेक्टेड रिपोर्ट तुम किस तरह मुझे प्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगली चीज़ है कि जी ये बंदा जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा, मैं उसको अपनी अपने ओपिनियन के अंदर एज एन एविडेंस कैसे इंक्लूड करूं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सपर्ट हायर करने से पहले चीज़ें देखनी होती है। पहली चीज़ कि उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी, फिर आपने देखना है कि जी उसकी जो काम की अंडरस्टैंडिंग, और फिर कि जी उसकी रिपोर्ट को अपनी एविडेंस में कैसे यूज़ करना है। और सर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करे ऑडिट एविडेंस के तौर पर जो एंटिटी ने प्रोड्यूस की हुई हो? हाँ, अच्छा देखिए, अब ये लाजमी नहीं है कि जी आप एंटिटी की प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने काम किया है, इंफॉर्मेशन उनकी है, तो लाजमी बात है बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं की होती है, उसी को हमने देखना होता है। तो अब जब आप देख रहे होते हैं तो आपने उसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली एक्यूरेसी, कि ये इंफॉर्मेशन जो इन्होंने प्रोवाइड की है, जो कैलकुलेशंस की हैं, ये एक्यूरेट हैं, और दूसरी कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट जो है, कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि जी ये इंफॉर्मेशन जिस पीरियड से रेलेवेंट है, ये उसी पीरियड के अंदर क्लोज हुई है। ठीक है, यानी कि ये 2 चीज़ें लाजमी देखनी है, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। अगली जो चीज़ है फिर वो आपने देखनी है कि जी जो इंफॉर्मेशन है क्या वो हमारे पर्पस को फुलफिल करती है कि नहीं करती। सही। और सर ऑडिटर कैसे आइटम सेलेक्ट करता है टेस्टिंग के लिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस? देखिए, अब जब ऑडिट हो रहा होता है
बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ भी होती हैं, छोटी एंटिटीज़ भी होती हैं, और उसके अंदर ये भी होता है कि आपके पास एक टाइम लिमिटेशन होती है, आपने उसके अंदर अंदर ऑडिट कंक्लूड करके रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। अब ये नहीं हो सकता कि ऑडिटर 100% चीज़ें चेक करना शुरू कर दे। मसलन अगर आप कहें जी कि आप मोबलिंग की सेल्स को वेरीफाई करो, अब मोबलिंग के पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर दिन में कॉल्स करता है, तो उनके पास बिलियंस रिकॉर्ड्स होंगे सेल्स के। अब अगर ऑडिटर हर एक सेल को बैठ के कैलकुलेट करना शुरू कर दे तो वो तो उसके 10 साल लग जाएंगे उसी चीज़ पे। तो वो ऐसी चीज़ों को कभी भी नहीं चेक कर सकता। तो उसके लिए वो ऑडिटर क्या करता है, वो अपनी टोटल पॉपुलेशन में से कोई एक अप्रोप्रिएट, जिस तरह हमने शुरू में कहा, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एक सैंपल बना लेते हैं। ठीक है, वो जो सैंपल होता है वो फिर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो सैंपल के रिजल्ट होते हैं वो उसी परसेंट से आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज होती है कि आप सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा मेथड है जिसके अंदर आप ये करते हैं कि स्पेसिफिक आइटम्स उठा लेते हैं। मसलन आप कहते हैं जी आपके रिसीवेबल्स चेक करने हैं, आप कहते हैं यार ऐसे करो 1 लाख से ऊपर वाले जो हैं वो सारे चेक कर लो, 10 लाख से ऊपर वाले चेक कर लो, छोटे वाले छोड़ दो। तीसरा तरीका जो है वो ये होता है कि आप कहें कि जी आपकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, लेट्स सपोज 5-6 आइटम्स हैं लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट के, आप कहते हैं जी 100% चेक कर लो। तो तीनों मेथड्स यूज हो सकते हैं, सैम्पलिंग भी यूज हो सकती है, स्पेसिफिक आइटम भी यूज हो सकते हैं, और 100% भी हो सकता है। लेकिन ये टोटली ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर होता है कि ऑडिटर क्या चाहता है, कि उसकी एविडेंस जो है वो उसको कौन से मेथड से मिलेगी। सही। और सर अगर ऑडिटर एक ऑडिट एविडेंस लेता है एक सोर्स से, वो इनकंसिस्टेंट है दूसरे ऑडिट एविडेंस के साथ, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अब उसने एक इंफॉर्मेशन ली, क्लाइंट ने कहा जी कि हमने गाड़ी खरीदी है। आपने कहा जी ठीक है, आप हमें सेल एग्रीमेंट दिखा दें। उन्होंने सेल एग्रीमेंट दिखा दिया कि जी सेल एग्रीमेंट हुआ। आपने कहा जी मुझे ज़रा आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक दिखा दें। रजिस्ट्रेशन बुक आपके नाम पे नहीं है। तो अब ये आपस में कॉन्ट्रेरी एविडेंस होगी कि गाड़ी की तो ओनरशिप आपके नाम पे नहीं है, सिर्फ आपने तो सेल एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में ऑडिटर क्या करेगा, वो अपने, अब जिस तरह हमने पीछे जो प्रोसीजर्स पढ़े हैं, फिर वो उन प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करेगा। मसलन पहली सूरत में अगर आपका सेल एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन बुक दोनों आपके नाम पे होती, तो आप ऑब्जर्वेशन से आपका काम चल सकता था। लेकिन अब आपका ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भेजेंगे उस बंदे को जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ। क्या आप वाकई आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि ये गाड़ी आपने इनको बेच दी है? अगर वो कंफर्म करता है कि जी हाँ मैंने वाकई गाड़ी बेच दी है, तो फिर आप अपने दूसरे मॉडिफाइड प्रोसीजर की वजह से आप उसकी एविडेंस में जा सकते हैं। सही। और सर इसी तरह अगर डाउट हो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर, तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको डाउट हो चुका है कि जी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल नहीं है, तो फिर आप अपने प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करें, आप नई एविडेंस इकट्ठी करें, उसकी बेस पे आप अपना कंक्लूजन। सही। थैंक यू सो मच सर हमें अपना टाइम देने के लिए। होपफुली आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी मुस्तफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।